राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे। अगर हम राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथों में आती जाती रहती है। सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब भी दिखता है जब दो या दो से अधिक दलें मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है, जब विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूहों, विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार के एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न हितों एवं नजरिए की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से राजनीतिक दलों के अलावा जन संघर्ष एवं जन आंदोलन के द्वारा भी होती है। दबाव समूह के समान इस संघर्ष एवं आंदोलन में कई तरह के हित समूह शामिल होते हैं, या यह भी हो सकता है कि वे कुछ हितों की बजाय सर्वमान्य हितों के लिए संघर्ष कर रहे हों। नेपाल में राजशाही अर्थात सत्ता के अधिकार की व्यवस्था के अंत तथा सत्ता जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपने के लिए आंदोलन, बोलिविया का जल युद्ध, महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधाओं के लिए संघर्ष, सूचना के अधिकार का आंदोलन, ये सभी सत्ता में साझेदारी के प्रयत्न की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, और ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनते हैं। सत्ता के ऐसे बंटवारे से किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उनके दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाती है। साथ ही हर एक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। इसे नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, भारत आदि में यह व्यवस्था अपनाई गई है। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था में पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है। क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती है। दोनों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था संविधान या लिखित दस्तावेज के द्वारा की जाती है। केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों से नीचे की स्तर की सरकारों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। सत्ता के इस बंटवारे को आमतौर पर संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के उलट है, जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती है। प्रांतीय इकाइयों को केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ता है। हम संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से अंकित कर सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र के सरकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। क्षेत्रीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती है जिनके अधिकार क्षेत्र स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे कि हम में से कोई बिहारी, बंगाली, मराठी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है।